हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 21। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो स्टेट से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि विधान परिषद, विधानसभा और साथ साथ स्टेट जुडिशरी भी आएगा। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर टिक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ, यानी कि भारत के संविधान में महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है और ये किसके लिए कहा गया है। तो हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, इनका किस तरह से महाभियोग किया जाता है, और साथ साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। पर जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैं उनके प्रति ये प्रावधान नहीं है कि उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और जो गवर्नर हैं उनके बारे में कहा गया है कि वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और साथ साथ जो राज्यपाल होगा उसकी पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। और जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। और ये कहा गया है कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किसी भी कार्य के संबंध में जो उसके द्वारा किया गया है उस पर कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल के लिए इम्पीचमेंट, जो भारत का राज्यपाल, जो स्टेट्स के राज्यपाल होंगे उनके लिए इम्पीचमेंट का कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा की जाती है और साधारणतः वैसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। और एक बात और की गई है, जो राष्ट्रीय राजधानी है, जो क्षेत्र हैं जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, उनकी चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा तो वो उसके प्रति उत्तरदायी होगा, यदि गवर्नर शपथ दिलाएगा तो गवर्नर के प्रति मुख्यमंत्री उत्तरदायी होगा। तो जो मुख्यमंत्री इस शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी उसके द्वारा ही की जाती है। साथ साथ जो मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है और जब कभी राज्यपाल कोई व्यक्ति या वस्तु या बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है। और जो राज्यपाल के सारे अधिकार हैं उनका प्रयोग भी मुख्यमंत्री ही करता है। तो जो हमने बात की है मुख्यमंत्री अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं और ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये हैं सुचित्रा कृपलानी जी, जो कि महिला पहली मुख्यमंत्री बनी थी स्वतंत्र भारत की। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और इनको बनाया गया था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीगल एडवाइजर ऑफ द टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज, यानी कि राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है। तो हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की थी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको लीगल एडवाइस अटॉर्नी जनरल द्वारा दी जाएगी और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन भी अटॉर्नी जनरल करेगा। उसी तरह अब हम राज्य की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो उनको लीगल एडवाइस कौन देगा, तो वो एडवोकेट जनरल होगा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। एडवोकेट जनरल द्वारा उनको लीगल एडवाइस दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड, यानी कि किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी कि जो विधान परिषद है
उसकी तुलना राज्यसभा से की जाती है, यानी कि जो राज्यसभा है वो सेम एज होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। राज्यसभा यूनियन के लिए काम करेगा और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो स्टेट के लिए कार्य करेगी। तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल shall not exceed 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, यानी कि जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होगी और नॉट लेस देन 40, यानी कि 40 से ये कम नहीं होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द अपर चेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है। तो ऊपरी विधानमंडल या अपर हाउस हम यूनियन लिस्ट में बोलते थे राज्यसभा को, इसमें अपर चेंबर बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन क्या है, इन इंडिया a state cannot have more than 500 members in legislative assembly। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात हो रही है, तो इसको तुलना लोकसभा के साथ की जाती है और इसके जो मेंबर्स हैं नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली, और उसके साथ जो गवर्नर नॉमिनेट करेगा वो वन एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। पर इसमें एक अपवाद भी है, जो लेस देन 60 मेंबर हैं उनके बारे में हम बात करें तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा, इसमें 60 से कम सीटें हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देंगे। तो भारत में एक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, तो ये करेक्ट है। साथ में टू बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अ सिटीजन मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य होने के लिए एक नागरिक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही करेक्ट हैं, तो दोनों को फॉलो करेगा। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, यानी कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये भारत का राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर, द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पदभार कितने वर्ष तक होता है। तो हाई कोर्ट के जज के बारे में हम बात करें तो देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा ये कहा गया है। और साथ साथ एवरी हाई कोर्ट शैल कंप्राइजेज, यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट मिलकर बना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में सच नंबर ऑफ जजेस आर द प्रेसिडेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और साथ साथ एवरी जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस इंडिया को, गवर्नर को, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट को। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स है। और एक जो रंजन गोगोई जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रपोजल दिया था कि ये रिटायरमेंट एज बढ़कर होना चाहिए 65। तो अभी इसके हिसाब से तो राइट आंसर हो जाएगा टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर ऑफ एज। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ साथ में हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनका क्वालिफिकेशन है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हें जुडिशियल ऑफिस का, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट इन हाई कोर्ट का। तो ये इनका एक्सपीरियंस है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट साइड दिया गया है यूनियन टेरिटरी और सेकंड उनके ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप और साथ साथ दमन एंड दीव। अब इनके जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आते हैं, तो जो पौंडीचेरी है उसके अंदर आता है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर ये आता है पौंडीचेरी। अंडमान एंड निकोबार आता है कोलकाता के अंदर, लक्षद्वीप है केरला के अंदर आता है, और साथ साथ जो दमन एंड दीव है ये बॉम्बे के अंदर आता है। तो ये फॉलो करेगा 1, 2, 3 एंड 4 को। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आज आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।